हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और इसके बाद जो जो घटनाएं हुई, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद गांधी जी ने जेल में फास्ट रखा था, उसके बाद फिर आया था CR फॉर्मूला और उसके बाद आया वेवेल प्लान। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये सब पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं हम लास्ट वीडियो में क्या पढ़ रहे थे। तो देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था पाकिस्तान रिजोल्यूशन के बारे में, जो कब आया था 1940 में, जिसमें एक अलग मुस्लिम स्टेट की डिमांड रखी गई थी। उसके बाद आया था अगस्त ऑफर भी 1940 में आया और इसे ही लिनलिथ गो ऑफर भी बोला जाता है। उसके बाद आया था इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, ये भी आया 1940 में। इसके बाद आया था क्रिप्स मिशन आया 1942 में। कब आया? 1942 में। और इसको लाने वाले कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिन्होंने ये कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ तक कि गांधी जी ने तो इसको एक पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। ए पोस्ट डेटेड चेक होना क्रम्बलिंग बैंक। तो गांधी जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन के बाद देखिए आता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। देखिए, आप सब जानते ही हैं कि ये कौन सा टाइम था? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियंस ने ये देख लिया था कि हम भी ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा सकते हैं, इसलिए जो इंडियंस थे ना, वो मूवमेंट लेके आ रहे थे कि हमें भी जो ब्रिटिशर हैं उनको अपने इंडिया से बाहर निकालना है। इसी दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट लागू किया गया। तो इसमें ये कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है। ऑन अगस्त 8, 1942 द कांग्रेस इन इट्स मीटिंग एट ग्वालियर टैंक बॉम्बे पास द रिजोल्यूशन नोन एज क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की एक मीटिंग होती है ग्वालियर टैंक बॉम्बे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की किस मीटिंग में जो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन लिया गया था, तो किसमें? ग्वालियर टैंक बॉम्बे की मीटिंग में। तो वहां पर उन्होंने एक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन लिया, वेयर बाय गांधी जी आस्क द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया एंड गेव अ कॉल फॉर डू और डाई। जहां पर गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को क्या कहा कि क्विट इंडिया, भारत छोड़ दो, और कौन सा नारा दिया? डू और डाई का। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से मूवमेंट के दौरान दिया? तो कौन से मूवमेंट के दौरान? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। डू और डाई का क्या मतलब था? वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन दी अटेम्प्ट टू हिज कंट्रीमैन। या तो हम अपने इंडिया को फ्री करा लेंगे या फिर मर जाएंगे। तो देखिए फिर क्या होता है। 9 अगस्त 1942 को ही ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक गांधी, नेहरू, पटेल वर अरेस्टेड। 9 अगस्त 1942 को ही ऑल जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे इस क्विट इंडिया मूवमेंट के, कौन कौन? गांधी, नेहरू, पटेल और एक्सेट्रा, उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो देखिए ब्रिटिशर्स कितने डरे हुए थे, कितना क्विक उन्होंने इसका रिजल्ट दिया कि 8 अगस्त 1942 को तो इसको शुरू ही किया गया और 9 अगस्त को ही उन्होंने इन प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। लेकिन जो इंडियंस थे उन्होंने इस आंदोलन को बंद नहीं होने दिया। जो कुछ बचे हुए इसके मेंबर थे ना, जैसे कौन कौन थे? JP लोहिया, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता, उन सब ने कंटिन्यूड द रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल। इस रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। उन्होंने क्या किया इस मूवमेंट के दौरान? वायलेंस स्प्रेड आउट थ्रू आउट द कंट्री। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था ना, तो वायलेंस हर तरफ फैल गया था। सेवरल गवर्नमेंट ऑफिसेज वर डिस्ट्रॉयड। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज थे वे भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, डैमेज कर दिए गए थे। द टेलीग्राफ वायर्स वर कट। जो टेलीग्राफ वायर्स थी वो भी काट दी गई थी। एंड कम्युनिकेशन पैरालाइज, और उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल ठप पड़ गया था। इसके साथ साथ इसके साथ साथ ही देखिए क्या होता है, कुछ पैरेलल गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश हो रही थी। क्या हो रही थी? कुछ पैरेलल गवर्नमेंट, साथ साथ कहीं कहीं पे अलग अलग जो गवर्नमेंट थी वो बना रहे थे। तो देखिए सबसे पहले बलिया यूपी में बनाई गई। बलिया यूपी में किसके द्वारा बनाई गई? चित्तू पांडे के द्वारा, फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट। सेकंड किसके द्वारा? तामुलक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल में सतीश सामंत के द्वारा बनाई गई। थर्ड बनाई गई सतारा महाराष्ट्र में बाय YB चवन एंड नाना पाटिल। जो ये वाली थी ना सतारा महाराष्ट्र की, ये सबसे लॉन्गेस्ट टर्म की थी पैरेलल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले बलिया यूपी में किसने बनाई? चित्तू पांडे ने। तामुलक मिदनापुर बंगाल में किसने बनाई? सतीश सामंत ने। और सतारा में किसने बनाई? YB चवन एंड नाना पाटिल ने। ये कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्या आता है। द मूवमेंट वॉज हाउ एवर क्रश्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये आंदोलन था जो ये गवर्नमेंट ने बाद में क्रश कर दिया, इसको बंद कर दिया।
इसके बाद देखिए क्या होता है, इस क्विट इंडिया टर्म वाज कॉइन्ड बाय यूसुफ मेहरेली, अ कैंपेनियन ऑफ महात्मा गांधी। क्विट इंडिया जो टर्म थी ये किसके द्वारा दी गई थी? यूसुफ मेहरेली। ये कौन थे? एक कंपेनियन थे महात्मा गांधी के। तो ये भी कई बार आ सकता है कि क्विट इंडिया जो टर्म है ये किसके द्वारा दी गई, ये नाम याद रखिएगा, यूसुफ मेहरेली। ये कौन थे? महात्मा गांधी के कंपेनियन थे। इसके बाद देखिए क्या होता है, इन सबको जेल में डाल देते हैं। तो महात्मा गांधी जेल में एक फास्ट रखते हैं 21 दिन का। कब से कब तक? Feb 10 से March 7, 1943 में। गांधी जी अंडरटूक का 20 डे फास्ट इन जेल। गांधी जी ने 21 दिन का व्रत रखा था जेल में। His condition deteriorated after 13 days and all hopes of his survival were given up. उनकी कंडीशन 13 दिन के बाद ही बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनकी जो जीने की उम्मीद थी वो भी बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। However, as a result of his moral strength and spiritual stamina, लेकिन उनमें इतनी moral strength थी, उनमें इतना आध्यात्मिक स्टेमिना था जिसकी वजह से ही उन्होंने 21 दिन तक सरवाइव किया और 21 दिन तक अपना जो फास्ट था वो कंप्लीट किया। This was his answer to the government which had been constantly exhorting him to condemn the violence of the people in the Quit India movement। ये जो उन्होंने किया, 21 दिन का फास्ट रखा महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने ये गवर्नमेंट को आंसर दिया था कि आप जो हमें एग्जॉर्ट कर रहे हो ना, हमें जो दबा रहे हो, और जो तुमने इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो वायलेंस किया है उसकी इन्होंने निंदा करी थी ये 21 दिन का व्रत करके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने 21 दिन का जो जेल में फास्ट रखा था वो किस मूवमेंट के लिए रखा था? तो किस मूवमेंट के लिए रखा था? क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। गांधी नॉट ओनली रिफ्यूज टू कंडेम पीपल रिजॉर्टिंग टू वायलेंस बट unequivocally help the government responsible for it। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम मतलब वायलेंस किया गया, उन्होंने गवर्नमेंट को इसका रिस्पॉन्सिबल बनाया कि तुम्हारी वजह से ही इन लोगों ने वायलेंस फैलाया इतना। ठीक है, तो देखिए इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है CR फॉर्मूला। CR फॉर्मूला, CR कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ये कब आता है? 1944 में। कब आता है? 1944 में। देखिए ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये क्या होता है CR फॉर्मूला में? देखिए क्या क्या किया जाता है इसमें। ये मोस्टली मुस्लिम्स के लिए लाया गया था कि इसमें जो मुस्लिम्स थे ना वो ये कह रहे थे कि हमें अलग स्टेट चाहिए, हम अपनी अलग गवर्नमेंट बनाएंगे, तो ये उसके बारे में ही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CR फॉर्मूला। इन 1944 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रपोज्ड टू अपॉइंट अ कमीशन to demarcate the district in northwest and east where Muslims were in majority। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने क्या किया? एक कमीशन अपॉइंट किया जिसमें क्या था, जो नॉर्थ वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट्स थी ना, ये जो पंजाब वगैरह का एरिया है ये वाला, और जो ईस्ट का एरिया है जहां पर मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं, उन सब के लिए एक कमीशन अपॉइंट किया था। इन सच एरियाज अ प्लेबिसाइट वाज प्रपोज्ड। इन सब एरिया में, कौन कौन से? नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट के एरियाज में एक प्लेबिसाइट कराया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा, टू बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज क्या होता है? जो वयस्क मताधिकारी जो 18+ होते हैं ना, जो वोट दे सकते हैं, उनके बेस पे टू डिसाइड, एक सेकेंड, टू डिसाइड द इशू ऑफ सेपरेशन, कि भाई जो ये मुस्लिम लीग डिमांड उठा रही है कि हिंदू और मुस्लिम्स को अलग कर दिया जाए, हमारा मुस्लिम एक अलग स्टेट बनाया जाए, इस इशू का रिजल्ट लाने के लिए ही जो ये कमीशन लाया गया था CR फॉर्मूला। दे वुड बी गिवन फ्रीडम इफ दे फेवर्ड अ सॉवरन स्टेट। इसमें यह कहा गया कि उनको फ्रीडम दे दी जाएगी अगर वे एक फेवर करते हैं सॉवरन स्टेट का। In case of acceptance of partition, agreement was to be made jointly for safeguarding defense, commerce and communications etc। इसमें यह कहा गया अगर ये लोग पार्टीशन को एक्सेप्ट करते हैं ना तो इनको प्रॉपर पार्टीशन नहीं दिया जाएगा, कुछ जो हिस्से होंगे ना वो ज्वाइंटली होंगे। जैसे कौन कौन से हिस्से? डिफेंस का, कॉमर्स का, कम्युनिकेशन का, ये सब एक साथ ही होंगे। मुस्लिम लीग वाज टू एंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। जो मुस्लिम लीग थी ना उसने इसका समर्थन किया, कांग्रेस ने जो डिमांड रखी गई थी इंडिपेंडेंस के लिए, एंड कोऑपरेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। जिन्ना ऑब्जेक्टिव, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे, ये जिन्ना ने इसका ऑब्जेक्ट किया एज ही वांटेड कांग्रेस टू एक्सेप्ट 2 नेशन थ्योरी।
कि जो कांग्रेस थी वो जो टू नेशन थ्योरी की डिमांड रख रही थी ना, कांग्रेस ने उसका ऑब्जेक्शन किया एंड वांटेड मुस्लिम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द इंडिया। उन्होंने ये कहा कि भाई जो ये तुम कह रहे हो कि हम अडल्ट सफरेज के बेस पे इसको अलग अलग करेंगे, तो इसमें जिन्ना ने ये कहा, जिन्ना ये कह रहे थे कि जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में जो भी हम बनाएंगे, जो भी यहाँ पर वोटिंग होगी, उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग के जो मेंबर होंगे ना वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें जिन्ना ने जो कांग्रेस ने डिमांड रखी थी उसको ऑब्जेक्ट किया था। हिंदू लीडर्स लेड बाय वीडी सावरकर कंडेम द प्लान। हिंदू लीडर थे जो वीडी सावरकर थे, उन्होंने इस प्लान की निंदा करी थी। किस प्लान की? कि भाई सिर्फ मुस्लिम लीग ही उसको वोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हमारा आ जाता है वेवेल प्लान। वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला समझौता। ये कब से कब तक होता है? 14 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक। इसमें देखिए क्या होता है, द वार सिचुएशन इन यूरोप। यूरोप में वार सिचुएशन इम्प्रूव्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1945। वो जो सिचुएशन थी वार की यूरोप में, वो इम्प्रूव हो रही थी 1945 के शुरू में। India's goodwill was, however, needed as the war against Japan was expected to last for about 2 years। कि भाई जो इंडिया की गुडविल थी कि जापान के अगेंस्ट जो वार चल रहा है उसको अब खत्म कर दिया जाए। द सिचुएशन विद इन द कंट्री वाज वर्सनिंग डे बाय डे एज अ रिजल्ट ऑफ डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन एंड फेमाइंस। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई कुछ इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसकी वजह से और कुछ फेमाइंस है उसकी वजह। फेमाइंस कहते हैं अकाल पड़ना, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है। उन सब की वजह से जो कंट्री की सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू कम फॉरवर्ड विद सम सॉर्ट ऑफ प्लान टू सेटिस्फाई द इंडियंस। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कुछ अलग अलग प्लान्स लेके आ रही थी जिससे इंडियंस को सेटिस्फाई किया जा सके। आफ्टर कंसल्टेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इंडियन प्रॉब्लम, क्या हुआ, लॉर्ड वेवेल, उस टाइम लॉर्ड वेवेल इंडिया के वायस राय थे, वो आए। उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन की कि भाई इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। इश्यूड स्टेटमेंट, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको ही वेवेल प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेवेल प्लान। तो लॉर्ड वेवेल कौन थे? उस टाइम वायस राय थे। द प्लान विच चीफली कंसर्न, इस प्लान में क्या कहा गया कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, प्रपोज्ड सर्टेन चेंजेस, इसमें कुछ सर्टेन चेंजेस किए जाए इसके स्ट्रक्चर में, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसिल। वन ऑफ द मेन प्रपोजल वाज दैट एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी कंस्टिट्यूटेड गिविंग a balanced representation to the main communities in it। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि वेवेल प्लान में क्या कहा गया कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कुछ सर्टेन चेंजेस लाए जाए। तो उसमें कौन से सर्टेन चेंजेस लाए जाए, उनमें से एक मेन प्रपोजल ये था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर है ना उसमें इनकी जो मेन कम्युनिटी है इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। कौन सी मेन कम्युनिटी? जो हिंदू और मुस्लिम्स की, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में उस टाइम झगड़ा चल रहा था ना। उन्होंने ये कहा कि इन दोनों को ना इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए, इंक्लूडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स एंड हिंदूज। उसके बाद देखिए क्या होता है, सून आफ्टर द वेवेल प्लान वाज इशूड द मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर रिलीज फ्रॉम जेल्स। जैसे ही वेवेल प्लान इशू होता है उसके बाद जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर अरेस्ट किए गए थे उन सबको जेल से छोड़ दिया जाता है। A conference of 22 prominent Indian leaders called at Shimla to consider the Wavell plan। और एक 22 जो प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स थे ना उन सबको बुलाया जाता है कि भाई वेवेल प्लान को तुम कंसीडर करो, लेकिन ये सब रिच्ड नो डिसीजन, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता है। तो उन सबको कहाँ बुलाया गया था? शिमला में। तो ये कई बार आ जाता है कि इंडियन लीडर्स को शिमला में कौन से प्लान को कंसीडर करने के लिए बुलाया गया था, तो कौन से को? वेवेल प्लान को। उसके बाद देखिए क्या होता है, व्हाट्स कटल्ड द कॉन्फ्रेंस वाज मिस्टर जिन्ना अनफ्लिंचिंग स्टैंड दैट द मुस्लिम मेंबर अप्रूव्ड ओनली बाय द मुस्लिम लीग शुड बी इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें यह कहा जाता है कि मुस्लिम जिन्ना, मिस्टर जिन्ना ये कहते हैं कि भाई इसमें जो भी होंगे ना सिर्फ मुस्लिम लीग के ही मेंबर होंगे और कोई अदर मेंबर नहीं होगा। ये नहीं कि सभी मुस्लिम्स में से होंगे, नहीं, जो केवल मुस्लिम लीग के मेंबर है ना उन्हीं को लिया जाएगा। कम्युनलिज्म दस अगेन बिकेम अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। लेकिन इसके दौरान भी क्या होता है, कम्युनलिज्म आ जाता है, संप्रदायवाद आ जाता है, जो एक रुकावट पैदा कर देता है इस वेवेल प्लान को कंसीडर करने में। फॉर द ब्रिटिशर्स हाउएवर द डिसेंशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वाज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस।
ब्रिटिशर्स के लिए जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो ये टकराव होता है ना, डिसेंशन होता है, उससे ब्रिटिशर्स तो खुशी होते हैं, वो उनके लिए खुशी का कारण होता है। इसके बाद देखिए हमारा जाता है INA ट्रायल। इन सबको तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे।